जय हिंद एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पॉलिटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जामिनेशंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 3 का इंट्रोडक्शन, राइट, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू, किस तरह से इसका इनोवेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ये सब हमने देखा था, राइट। आज से हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 12 से, राइट, जो कि एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हमें शुरू होते हैं वहां से। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, let's continue. Article 12. In this part, unless the context otherwise require the state. Article 12 क्या कहता है? Article 12 और कुछ नहीं, but it just defines what is state. कि भैया स्टेट 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 कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बार आया है ये वर्ड, तो बता दीजिए पहले ही कि भैया क्या क्या चीजें स्टेट के अंदर आती है। तो अगर कोई कानून बनता है फॉर द रिलेटेड ऑफ स्टेट, तो हमें पता चले कि अच्छा इन सब चीजों पर भी वो लागू होगा। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्टेट क्या है। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, एनी अदर और लोकल अथॉरिटी विद इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक यहाँ पे फैक्ट याद रख लीजिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब ये कि सिर्फ हमारे इंडिया में जो टेरिटरी है फिजिकल इंडिया की, जो हमें मैप में दिखती है, सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर मान लीजिए किसी फॉरेन नेशन में, कोई दूसरी कंट्री में अगर इंडिया की एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी की टेरिटरी को भी इंडिया की टेरिटरी ही माना जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। भले ही वो कोई और देश है, मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर हमारी कोई एम्बेसी है और उस एम्बेसी में अगर कोई कानून आता है तो वो इंडियन पार्लियामेंट बना सकती है, मतलब कि वो टेरिटरी पूरी तरह से इंडिया की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है यहाँ पे कि स्टेट की तो डिफिनेशन हमने देख ली। थोड़ा अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखें तो एज पर मॉन्टेस्क्यू, एज पर हूँ, एज पर मॉन्टेस्क्यू, स्टेट हैज थ्री ऑर्गेन्स। स्टेट हैज थ्री ऑर्गेन्स। ध्यान से सुनिएगा, कौन से तीन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये दो को ही रखा गया है। जुडिशियरी को एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंटली नहीं बताया गया है, राइट, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या ये कि जुडिशरी हिस्सा नहीं है स्टेट का, मतलब ये स्टेट से इंडिपेंडेंटली काम करता है? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, दोनों है। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है ये? लॉजिकल फॉर, सॉरी, लॉजिकल फेयर डिस्चार्ज, फेयर डिस्चार्ज ऑफ जस्टिस। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि क्या जुडिशरी अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट आता है या नहीं आता है? ठीक है ना, तो ये याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज के बीच में, पार्टी ए और पार्टी बी, अगर इन दोनों के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट होता है, तो डिसाइड कौन करना चाहिए कि डिसीजन क्या आएगा? वो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो कि अनबायस्ड है, राइट, अनबायस्ड है पूरी तरह से, हाँ, और अनइंटरेस्टेड है कि चाहे फैसला ए के पक्ष में आए या बी के पक्ष में आए, जो पार्टी सी होगी वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, अनबायस्ड है, अनइंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें समझने को आता है। ठीक है, तो अब जब स्टेट
कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेट पर्टिकुलरली एंगेज्ड है पार्टी बी में और पार्टी ए में कोई इंडिविजुअल है। अगर इन दोनों के बीच में कोई मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब यहाँ पे जुडिशियरी एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी काम करती है क्योंकि उसे अनबायस्ड रहना है। ठीक है। Thus, when performing judicial functions, judiciary, we are not the part of constitution, sorry, part of state. While performing administrative functions, we are part of state. ठीक है ना? समझते हैं फिर से एक बार कि जब हम हमारे जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल ड्यूटीज को हम परफॉर्म करते हैं तब हम इंडिपेंडेंट है स्टेट के, हम पार्ट नहीं है स्टेट के। ठीक है। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सो एट दैट टाइम वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट। जुडिशियल ड्यूटीज तो समझ में आती है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज कैसे, जैसे कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, राइट, अपॉइंटमेंट है ना ऑफ जस्टिस इन कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस इन कोर्ट्स, ये सारे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज हो गए। सो जब भी जुडिशरी ये सारे कामकाज करेगी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन जब जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रही है तब इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द स्टेट। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। एक और यूनिक चीज अगर आपको बताना चाहूं तो ये है कि इन एक केस था नरेश मिराजकर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ईयर था 1966। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि कोर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट व्हेन परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन while इट विल बी द पार्ट ऑफ स्टेट व्हेन परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन जुडिशियल फंक्शंस। हम जो पढ़कर आए हैं वही है, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट कह लीजिए या एक सोर्स कह लीजिए कि कहाँ से ये बात लागू होती है, तो ये बहुत ही फेमस केस था नरेश मिराजकर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि जनरली कोई ये पढ़ाता नहीं है, बट हमने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है। आई होप को आर्टिकल 12 समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना। क्या कहा गया इसके अंदर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, भैया स्टेट में क्या क्या चीजें आएगी हमने पढ़ लिया। फिर आता है आर्टिकल 13। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 13, याद रखना है सिंपली, व्हाट नॉट इज लॉ, भैया कानून क्या नहीं है। ठीक है ना। ये हमें बताता है आर्टिकल 13। डेफिनेशन ऑफ लॉ कि भैया क्या क्या होगा लॉ के अंदर, अगर कोई लॉ है तो उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, राइट। डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या क्या आता है, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉस, रूल्स, है ना, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूसेज, हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द फोर्स ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें आती है अंदर डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बैरक में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। याद नहीं रखना है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या अंदर डेफिनेशन ऑफ लॉ आता है, राइट। इसी के अंदर आता है जुडिशियल रिव्यू, भी हमने पढ़ लिया, राइट। जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया हुआ है, राइट। लैंडमार्क केस था यूएसए के अंदर, मार्बरी वर्सेस हेडिसन 1803 का केस था यूएसए में। हालांकि ये जुडिशियल रिव्यू ये खुद भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट इसका इनोवेशन वहीं से हुआ है, इसलिए हमें ये बात याद रखनी है। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, कोर्ट के पास होगी, राइट, कोर्ट ऑफ लॉ के पास। तो एक सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कौन से कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसके पास है जुडिशियल रिव्यू की पावर? आंसर है बोथ ऑफ देम, दोनों के पास है। दोनों के अंदर सिर्फ आर्टिकल्स का डिफरेंस है। मतलब जुडिशियल रिव्यू पावर इज विद सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट,
दोनों के पास सेम पावर है, लेकिन आर्टिकल्स अलग अलग है। कौन से? सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है तो आर्टिकल 32, जो कि फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है, रिट ज्यूरिसडिक्शन जिसे हम कहते हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन, राइट। हम 5 टाइप के रिट्स पढ़ते हैं इसके अंदर: मेंडेमस, हेबियस कॉर्पस, राइट, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आई तो हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 में हमें देखने मिलता है दैट हाई कोर्ट परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। मतलब क्या? कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कंकरेंटली काम कर रहे हैं सेम चीज के ऊपर, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। काफी सारे आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है। बस इनके लिए आर्टिकल्स के नंबर अलग है, इनके लिए आर्टिकल्स के नंबर अलग है। इन्हें याद करना भी बहुत इजी होता है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए, अब एक बड़े मुद्दे पर आते हैं। आर्टिकल 30 हमने देख लिया, ठीक है, इसे हम अभी नहीं पढ़े, पहले पढ़ चुके हैं, राइट। अब laws made by parliament can be judicially reviewed by both supreme court as well as high court. Supreme court under article 32 and high court under article 226 of the constitution। हम ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट। अब बारी आती है भैया राइट्स की। राइट्स जो है उन्हें अगर क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे? शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। याद रखना ये सारी चीजें, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, राइट। फिर आर्टिकल 20, 21 और 22, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। फिर आर्टिकल 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। फिर 25 से लेकर 28 तक, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। फिर 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ओके। आर्टिकल 31, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन इस आर्टिकल को रिपील कर दिया गया है, ठीक है, यहां से निकालकर फिर बाद में ऐड कर दिया गया। एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था अच्छे से, राइट। काफी सारे केसेस भी थे, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, इन सब केसेस के ऊपर के सच, इन सब का मेन टॉपिक ये था, प्रॉपर्टी वाला ही था, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। और फिर आता है आर्टिकल 32, रिट जुरिस्डिक्शन, है ना, ये हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर आता है 34, 35, 33, ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट फॉर द मार्शल लॉ, है ना, फोर्सेस के लिए, मिलिट्री में अगर कोई है। और 35 कहता है कि लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इन सब चीजों के ऊपर आर्टिकल 33, 34 एंड 35। 33, 34 आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, 35 फिर कहता है फॉर दिस लॉज मेड अंडर दिस पार्ट। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 12, 13 हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है 14 से लेकर 18, राइट टू इक्वालिटी वाले।
आर्टिकल्स। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आर्टिकल 14, सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एंगेज्ड है, जिसे हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझेंगे इसे। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि यहाँ पर ये वर्ड पर्सन और यहाँ पर ये वर्ड टेरिटरी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पर्सन वाला हिस्सा हम समझ लेते हैं क्या है। सिटीजनशिप के रिलेटेड है ये टर्म। तो पर्सन्स और सिटीजन्स, इन दोनों में फर्क होता है। सिटीजन अलग होते हैं, पर्सन्स जनरल टर्म है, बहुत जनरलिस्टिक टर्म है। सिटीजन्स किसी एक देश के नागरिकों के लिए यूज होता है, पर्सन्स बहुत जनरलिस्टिक टर्म है, किसी को डिनोट करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। यहाँ पे इतना एम्फेसिस मैं क्यों कर रहा हूँ इस वर्ड के ऊपर? जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो किस पे लागू पड़ते हैं? अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, पर्सन्स पे लागू पड़ते हैं या सिटीजन्स पे लागू पड़ते हैं? कि दोनों ही टर्म्स अपने आप में काफी सारा डिफरेंस कैरी करते हैं, राइट? सो इसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रख लीजिएगा एक नंबर। नंबर क्या है? 15, 16, 18, 2, 19, 29, 15, 16, 18, 2, 19, 29, ये 18 क्लॉज 2 है। ठीक है, अब ये क्या, ये सारे आर्टिकल्स है, हम पढ़ेंगे आगे क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि ये सारे ही आर्टिकल्स इंडिया के अंतर्गत अवेलेबल है। किसको? ओनली टू द सिटीजन्स, ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? ये सारे आर्टिकल सिर्फ भारत के नागरिकों को ही अवेलेबल है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। इनके अलावा बचे हुए सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 13 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, ये सारे आर्टिकल, रेस्ट ऑफ ऑल आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स एज वेल। अगर जनरल टर्म हमें यूज करना है फॉर पर्सन्स, राइट? पर्सन्स, पर्सन्स के अंदर फॉरेनर्स भी आ गए। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि अगर उन फॉरेनर्स में कोई एनिमी एलियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन नहीं होना चाहिए? एनिमी एलियन। अब ये भी जानना जरूरी है कि एनिमी एलियन कौन होता है? किसी ऐसे देश का नागरिक जिसके साथ हम यानी कि इंडिया डायरेक्टली एंगेज्ड है फॉर वॉर। मतलब अगर इंडिया का किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डायरेक्ट वॉर चल रहा है किसी देश के साथ, तो उस देश के नागरिक को हम एनिमी एलियन कहेंगे। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि कल को कोई पाकिस्तानी इंडिया में आ रहा है, मतलब 16 अगस्त 2025 को कोई पाकिस्तानी इंडिया में आया, तो क्या हम उसे एनिमी एलियन ट्रीट करेंगे? काफी लोग का जवाब होगा हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम डायरेक्टली इस वक्त पाकिस्तान के साथ वॉर में एंगेज नहीं है, तो उसे हमें जस्ट फॉरेनर काम करना पड़ेगा, फॉरेनर समझ के। ठीक है, हम उसे एनिमी एलियन नहीं समझेंगे। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 14 में कि और क्या क्या कहा जाता है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये एक इंग्लिश कॉमन लॉ कंसेप्ट है। क्या है? इंग्लिश कॉमन लॉ कंसेप्ट है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन स्टेटस और पोजीशन। ठीक है, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव कंसेप्ट है। क्या है ये? नेगेटिव कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को डिनाई कर रहा है कि भैया आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इट कंटेन्स अ क्लॉज ऑफ डिनायल वेयर अ स्टेट कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए इसे कहा जाता है नेगेटिव कंसेप्ट।
ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और एनी अदर मैटर। ठीक है, हमें ये याद रखना है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, यहाँ पे मैं दिख रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन स्कूल ऑफ लॉ से आया है। अमेरिकन स्कूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लिश कॉमन लॉ कंसेप्ट है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन स्कूल ऑफ लॉ से आया है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लेंड ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें इंग्लिश कॉमन लॉ भी देखने मिल रहा है और अमेरिकन स्कूल ऑफ लॉ के भी काफी सारे टर्म्स देखने मिलते हैं। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स खुद बिल ऑफ राइट्स में से आया हुआ है, जो कि यूएस का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और यहाँ पे रखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट। रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, सबसे पहला डिफरेंस। और ये नेगेटिव कंसेप्ट है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट को डिनाई किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। राइट। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर कोई डिफरेंट है तो उसे उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ में? कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इट ensures that it is not used to discriminate against any particular group of people। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल मान लीजिए किसी भी तरह से बैकवर्ड है, किसी भी तरह से बैकवर्ड है, और ये प्रिविलेज्ड है, राइट, इकोनॉमिकली हो सकता है ना, सोशली हो सकता है, और ये किसी भी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि ये इनके कंपैरिजन में नीचे ले करते हैं। ठीक है, तो इन्हें अगर इनके लेवल में लाना है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट इसीलिए है कि इनको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे कानून लाए जा सकते हैं। जबकि इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या कहते हैं कि सभी एक समान है। अगर कोई मैटर ऑफ लॉ है तो चाहे प्रिविलेज्ड हो या अंडर प्रिविलेज्ड, दोनों के लिए लॉ बराबर होगा, है ना, दोनों को इक्वली ट्रीट करना जाएगा। समरी ये है कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन इज रिक्वायर्ड, है ना। मतलब एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जुविनाइल्स हो गए, फिर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, या फिर बैकवर्ड क्लास लाइक एससीज एंड एसटीज। तो अब ये जुविनाइल जो है, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड as adult while awarding punishment, differential form of treatment is required for them। right। मान लीजिए अगर इनको तुमने किसी आम क्रिमिनल के साथ रखा है तो उसको तुम जो ट्रीटमेंट दे रहे हो और इस जुविनल को जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्फीयर में काफी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए अलग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन में आएगा? नहीं। इनकी हैसियत के हिसाब से, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से इनको ट्रीट करो। तो यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात आए तो ये ऑपरेस्ड है, ये लोग है ना, सिंस लॉन्ग टाइम, दस दे रिक्वायर अनइक्वल ट्रीटमेंट। राइट। क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर एज ऑफ 7 years चिल्ड्रंस को नहीं माना जाएगा। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, राइट। SC ST के लिए अगर हम बात करें तो इन्होंने भी काफी सारे एट्रोसिटीज को फेस किया है। तो इनके लिए हम क्या लाए? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, ये सब हमने क्यों लाया? इन लोगों को एक समान स्टेटस देने के लिए कि भैया आप भी आइए और आम लोगों के साथ खड़े रहिए और फिर एक साथ आगे बढ़िए। राइट। ये है पूरा खेल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ का। इक्वालिटी बिफोर लॉ फोकस ऑन इंडिविजुअल, वाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फोकस ऑन ग्रुप। हाँ, ये डिफरेंस हमें याद रखना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ग्रुप्स में डील करता है, हालांकि इक्वालिटी बिफोर लॉ इट डील्स विद इंडिविजुअल्स। राइट। और इसीलिए हमें इसे नेगेटिव कंसेप्ट कहते हैं
और इसे पॉजिटिव कंसेप्ट कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अब इस पूरे गेम में एक बात का ध्यान रखना है कि इसके काफी सारे एक्सेप्शंस है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब ये कि अगर कोई मैटर ऑफ लॉ खड़ा होता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, तो क्या सभी को एक तरह की ट्रीटमेंट दी जाएगी? तो यहाँ पे आते हैं काफी सारे एक्सेप्शंस। देखिए, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है। सबसे पहला एक्सेप्शन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जब ये दोनों अपनी ऑफिस में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, both of them are immune to criminal proceedings against them, no arrest, no imprisonment। सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकते विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ। मतलब ये कि जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज निभा रहा है या गवर्नर अपने ऑफिस में है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो हो ही नहीं सकती। सिविल प्रोसीडिंग्स 2 महीने की प्रायर नोटिस आपको देनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद ही आप उन पर कोई मुकदमा चला सकते हैं। ये पहला एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन है फॉर द प्रिविलेज टू लेजिस्लेचर्स ऑफ यूनियन लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ। ठीक है भाई, जो एमपीज वगैरह हमारे होते हैं उनके पास भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटीज होती है। किस तरह की इम्यूनिटीज? भाई, दे हैव प्रैक्टिकली अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ओपिनियन, वोट्स एक्सेट्रा। दे आर नॉट obliged टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस while सेशन इज गोइंग ऑन। मतलब अगर भैया पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तो अगर इन लोग ने कुछ कह दिया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनके पास है पूरी तरह से, एक टाइप से अनलिमिटेड है। इन्होंने अपना कोई ओपिनियन रख दिया है, और अगर ये चीज गलत है तो कोर्ट इनको समन नहीं कर सकती है व्हेन द सेशन इज गोइंग ऑन इन द हाउस, राइट। तो ये इनके पास एक्सेप्शन है, एक काइंड ऑफ इम्यूनिटी होती है। तीसरा एक्सेप्शन क्या है भाई? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राइट। डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, ठीक है, दे कैन नॉट हैव सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। अगर वो उनकी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए कोई सिविल और क्रिमिनल उन पे चार्जेस लगते हैं, तो उन्हें भी आप इस तरह से नहीं बंदी बना सकते। ठीक है। चौथा एक्सेप्शन है मिलिट्री कोर्ट्स, हम सब जानते हैं, फॉर आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि इनके लिए अलग से कोर्ट मार्शल होता है। और पांचवा और आखिरी एक्सेप्शन अगर हम माने, तो जुवेनाइल कोर्ट्स हो गया या फिर स्पेशल कोर्ट्स हो गए, तो इनके प्रोसीजर्स अलग अलग चलते हैं, इसीलिए ये सारे ही एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, चलिए, आई होप आर्टिकल 14 आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा आर्टिकल रहने वाला है हमारे लिए, आर्टिकल 15। हो सकता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाए, बट प्लीज बेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, राइट। आर्टिकल 15 पढ़िए क्या है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इतना कह के हमने तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या सच में इतना छोटा है? जी नहीं। आइए देखते हैं। द स्टेट shall not discriminate against any citizen on grounds of only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। अब पहले समझ लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट किसी भी टाइप का, एनी टाइप ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, एनी काइंड ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज नॉट कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न तरीके से अगर ट्रीट किया है, तो उसे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन एक अपने आप में नेगेटिव कंसेप्ट है। अगर किसी की हानि हो रही है, किसी का नुकसान हो रहा है किसी को डिफरेंटली ट्रीट करने से, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन में आएगा, राइट। तो हमें एक बात याद रखनी है कि आर्टिकल 15 जो है वो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं देता है, पूरी तरह से आपको ये नहीं कहता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक और छोटा सा वर्ड ऐड होता है, ओनली, कि भैया द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब भैया इन ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।
क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई और ग्राउंड्स भी है? जी हाँ। अगर कोई और ग्राउंड्स है तो बताइए क्या क्या है, आगे पढ़ेंगे। इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर स्टेट चाहे तो इन अ पॉजिटिव वे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है। इसमें अगर आप डायरेक्ट उठा के पढ़िएगा तो अंदर काफी सारे क्लॉज आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, access to shops, public transport, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and place of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the usage of general public। अगर इन सारी चीजों पे, अगर जगहों पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो अनलॉफुल माना जाएगा, है ना। ये हमें आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 2 सब क्लॉज ए और बी में देखने मिलता है। अब आर्टिकल 1 और 2 तो सिंपल है, हमने पढ़ लिया कि भैया इन इन पॉइंट्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। आर्टिकल 3, सॉरी आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 हमें समझना है अब। क्या कहता है क्लॉज 3? स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ स्टेट्स, राइट, एज ऑन नीड बेसिस। डू मेक स्पेशल प्रोविजन। ये क्या बात हुई? ये तो अपने आप नहीं आयरनी है। देखो ना, यहाँ पे कहा है कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और यहाँ पे ये आर्टिकल खुद ही कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाइए। अभी हम पढ़ के आए ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनके लिए अगर आप चाहे तो अलग से कोई कानून वगैरह बना सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं, जिस हिसाब से जरूरत पड़े उस हिसाब से। क्या मतलब हुआ भाई इसका? देखिए यार, वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो काफी टाइम से अंडर प्रिविलेज माने जाते हैं, राइट। तो इनके लिए हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जरूरत है अगर इन्हें आगे लाना है तो। ठीक है। तो इनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाइए। अगर इस ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो फिर इट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। आई होप आई एम मेकिंग सेंस कि अगर इन ग्राउंड्स पे आपने कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाए और यहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन को अलग किया है या कोई और क्लास को अलग किया है फॉर देयर बेटरमेंट, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। मतलब हमें ये देखने मिलता है कि आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये दोनों ही नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट को मना किया जा रहा है कि भैया ये नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ए पॉजिटिव कंसेप्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट को ये परमिशन दी जा रही है कि स्पेशल प्रोविजंस लाइए। इसे हम क्या एक और नाम से जानते हैं, डिफेंसिव सेपरेशन। आंसर राइटिंग में बहुत काम आते हैं ये वर्ड्स, डिफेंसिव सेपरेशन। और दूसरा एक वर्ड है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट। अगर लिखने के लिए आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं, भाई इनके फायदे के लिए बनाया गया है ना ये दूसरे को तो हार्म नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है, लाइक प्रिवेंशन, हम जो पॉक्सो एक्ट पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंट। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये सब कहाँ से आते हैं? दिस ऑल एमर्जेस फ्रॉम आर्टिकल 15। ठीक है। आर्टिकल 15 के अंदर डिफेंसिव सेपरेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का जो क्लॉज है, उन्हीं के अंदर से ये पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें आती है। इन्हें कहा जाता है एफर्मेटिव एक्शंस, राइट, एफर्मेटिव एक्शंस। काफी सारे बार न्यूज में ये टर्म्स रहता है, स्पेशली इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि वहां पे एफर्मेटिव एक्शंस को किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, 2 और 3। अब आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, जो कि काफी बड़ा है, हमें ध्यान रखना है। एक बार पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any law or special provisions for advancement of any socially or educationally backward class of citizen or for scheduled caste or scheduled tribe। क्या कहता है ये? रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, सिंपल सा याद रखना है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, रिजर्वेशन ऑफ
बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस में अलग अलग टाइप के बैकवर्ड क्लासेस आ गए, राइट। ये देखो, क्लॉज 4 जो था ना वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 नहीं था। ये कब आया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ईयर 1951। इसके बाद इसको ऐड किया गया है। अब कैसे ऐड हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जानने जैसी है। एक केस होता है, श्रीमती चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 1953। अभी हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का बैकग्राउंड समझ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे ये क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है, इसके अंतर्गत लाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एडमिशंस होते हैं एमबीबीएस के, ठीक है। वहां पे श्रीमती चंपकम दोराई राजन जी जाती है और वो कहती है मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देने से मना कर देती है कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। ये पूछती है क्यों? अगर मेरे मार्क्स सही आ चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट कर रही हूँ, तो फिर क्यों मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता है? हालांकि आपके पास सीट्स भी अवेलेबल थी उस वक्त, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीट्स फुल हो चुकी थी, सीट्स भी अवेलेबल थी। इसके बावजूद भी इन्हें एडमिशन डिनाई किया गया। क्यों? ये कहा गया कि द सीट्स जो बची हुई है, दिस सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी। एक अलग कास्ट और कम्युनिटी के लिए ये सीट्स को रिजर्व किया गया है। भैया किसने कहा रिजर्व करने को? ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1927, बिफोर द इंडिपेंडेंस। अगर हम देखें 1927 में जाकर ब्रिटिश सरकार जब थी, तब का एक ऐसा लॉ है जिसके अंतर्गत ये सीट्स रिजर्व की गई है कुछ स्पेशल कम्युनिटी और कास्ट के लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने क्या करना था, चैलेंज किया इस बात को। कोई भी तो वही करता ना कि भैया एक तो 1927 आजादी के पहले का ये जो बात है वो आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, और सीट्स होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो ये फिर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अब बड़ी दुविधा आने वाली थी। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दो टाइप के सुप्रीम कोर्ट में। श्रीमती चंपकम दोराई राजन जी क्या कहती है यहाँ पे कि भैया गवर्नमेंट ऑर्डर जो था 1927 का, जिसके अंदर ये बताया गया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, हमने पढ़ा ना, कुछ स्पेशल कास्ट और कम्युनिटी के लोगों के लिए ये सीट रिजर्व थी, तो उनके लिए भैया अगर ये सीट रिजर्व है तो ये तो सरासर वायलेशन है ना आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का। कि यहाँ तो कहा गया है क्लियरली कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और अगर यहाँ पे आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अब दे रहे हैं तो ये तो वायलेशन है मेरे फंडामेंटल राइट का, मुझे जस्टिस सर्व कीजिए सुप्रीम कोर्ट प्लीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनी। अब यूनियन ऑफ इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स क्या थी? यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट करता है आर्टिकल 41, सॉरी 46, आई एम सॉरी, आर्टिकल 46। आप कहोगे आर्टिकल 46 क्या है? पार्ट 4 के अंदर, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 46 के अंदर ये कहा गया द स्टेट कैन टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर इंप्रूविंग वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का फायदा करवाने के लिए स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। उसी के अंतर्गत इन्होंने स्पेशल सीट्स रिजर्व रखी है फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी और कास्ट। हालांकि ये बैकवर्ड थी, इसीलिए इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्लीज हमें जस्टिस सर्व कीजिए। अब ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कैसा केस है, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, राइट, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने एक और इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है,
क्या था, बिटवीन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368, है ना। 13 कह रहा था कि भैया मुझे ना आप अमेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 कहता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा हम अमेंड कर सकते हैं। फिर काफी सारे केसेस होते हैं, है ना। फिर अल्टीमेटली केशवानंद भारती के अंदर ये फाइनलाइज होता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, जजमेंट देता है कि हाँ आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकता है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह का सेम इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 46, that is of DPSP, right? पार्ट 3 वर्सेस पार्ट 4, फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP, क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे था डिलीमा में, ऑब्वियसली होगा। आप खुद सोचिए, आप होते तो क्या करते यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसी भी केस में इन एनी केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ऑलवेज पार्ट 3 विल प्रिवेल ओवर पार्ट 4। मतलब हर एक जगह पे जहां भी पार्ट 3 और पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स और DPSP जहां कहीं भी ये टकराएंगे, हमेशा पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल, इन्हें ज्यादा वर्चस्व दिया जाएगा कंपेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये कि जो रिजर्वेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो अंडर आर्टिकल 46 तो सही था, लेकिन जब उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ विथ आर्टिकल 15, तो यहाँ पे इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग इक्विटी टू द बैकवर्ड क्लास, आप यहाँ पे किसी का आर्टिकल 13, 14, 15 जो फंडामेंटल राइट्स है वो आप वायोलेट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल 15 को ज्यादा महत्व दिया सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट आर्टिकल 46। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्लॉज फिर जुड़ता है आर्टिकल 15 के अंदर, क्लॉज 4, थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, that nothing in this article or in clause 2 of the article 29 shall prevent the state from making any law or special provision for advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for scheduled caste or scheduled tribes। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। थोड़ा बड़ा था आर्टिकल 15 लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने समझ लिया, राइट। चलिए, अब थोड़ी बहुत चीजें हैं आर्टिकल 15 का, क्लॉज 5 और क्लॉज 6। क्लॉज 6 बहुत लेटेस्ट है। EWS के रिलेटेड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन दिया गया अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ईयर 2019 में। और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ SC एंड EB, SC ST रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एडेड और अनएडेड बाय स्टेट। ठीक है, मतलब यही कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2005 का, उसके अंतर्गत इन सारे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट जो दी जा रही थी, इनके लिए कोई रिजर्वेशन लिए जा रहे थे, उन सबको वैलिडेट करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो आर्टिकल 15 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं और क्लॉजेस को देखते हैं तो 1, 2 ये दोनों नेगेटिव थे क्योंकि स्टेट को मना कर रहे थे। 3 पॉजिटिव था, अफर्मेटिव एक्शंस के लिए हमने पढ़ा अभी। 4 भी हमने देखा अच्छे से पूरा इवोल्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 वाला रिजर्वेशन, ये भी पॉजिटिव था। 5th और 6th ये दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। तो सिर्फ हमें पहले 2 क्लॉज याद रखना है क्योंकि नेगेटिव है, बाकी सब तो बाद में इवॉल्व होते हुए हमने देखे हैं। आई होप आर्टिकल 15 यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बात आती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। क्लॉज 1, देयर शेल बी, ये पॉजिटिव नेचर का है, देयर शेल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब भैया अगर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है स्टेट के अंदर किसी ऑफिस में, तो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिएगा। ठीक है, नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली, यहाँ पे भी ओनली वाला क्लॉज है कि भैया सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट और रेसिडेंस, इन सब चीजों को कोट करके आप डिस्क्रिमिनेट या उन्हें इनएलिजिबल नहीं ठहरा सकते फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक ऑफिस अंडर एनी स्टेट। ठीक है, मतलब भैया रोजगारी का मौका सबको इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन
अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या रेसिडेंस के नाम पे हमने इनके लिए अलग से प्रावधान बनाए और हम इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, तो ये बात भैया गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद हमें देखने मिलता है ईडब्ल्यूएस का इवोल्यूशन, इसके अंदर भी आता है ना। क्योंकि हम देखें, अगर यूपीएससी जैसी एग्जाम्स में रिजर्वेशन में देखने मिलता है फॉर ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो ये सब भी इससे रिलेटेड है। मोटा मोटा याद रखिए कि आर्टिकल 16 डील्स विद द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए व्यवसाय का। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लगता है मुझे ये। क्यों? एक कारण तो ये भी है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये दोनों हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, हम देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां पे दोनों की सेम राय थी। दोनों ने एक सेम फैसला लिया था कि पूरी तरह से अबॉलिशन करना है अनटचेबिलिटी का इन ऑल फॉर्म्स। मतलब मान लीजिए ये प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन आपको नहीं देखने मिलेगा कि भैया अनटचेबिलिटी तो किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, देखिए एनी फॉर्म इज फोरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। एक और चीज हमें याद रखनी है कि इसको लागू करने के लिए, इसको एनफोर्स करने के लिए भी एक अलग से लॉ लाया जाएगा जो इस आर्टिकल 17 को लागू करेगा। हम देखते भी है कि ईयर 1955 के अंदर, ईयर 1955 के अंतर्गत एक कानून लाया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। हालांकि बाद में इसको रिपील किया जाता है और एक अलग 1989 में कानून लाया जाता है, प्रोटेक्शन सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989। बहुत फेमस है, हम पढ़ते भी है ना। प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 स्ट्रिंजेंट लॉ है। ठीक है, इसने रिप्लेस किया था पुराने 1955 वाले प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट को। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल एक्शंस टू। देखिए, हमने जितने भी आर्टिकल अब तक पढ़े ना, वो सारे किसके अगेंस्ट में थे? स्टेट्स के अगेंस्ट में थे। पिछला लेक्चर याद कीजिए, शुरुआत में मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स गिवन टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, राइट। हालांकि आर्टिकल 17 इकलौता ऐसा आर्टिकल बनता है या एक राइट बनता है जो कि अगेंस्ट स्टेट तो है, कि भैया अगर कोई स्टेट आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो तो ऑफेंस है ही, पनिशेबल ऑफेंस है ही। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल, कल को अगर आप किसी के घर पे जाते हो और वो आपको छूने से मना करता है, तो भी ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दिया जाता है। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल द फॉर्म्स, देयरफॉर आर्टिकल 17 इज माय फेवरेट। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या है भाई? किसी भी टाइप की सोशल डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल, हेरिडेटरी, जेंडर, कास्ट, ठीक है, किसी भी टाइप में अगर प्रैक्टिस होती है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये हमें देखना है। अब आता है आगे आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। कुछ खास है नहीं इसमें, हेडिंग पढ़िए आपको समझ आ जाएगा। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ठीक है ना, मतलब ये कि भैया गैलेंट्री अवार्ड है ना, गैलेंट्री अवार्ड है, और इसके थ्रू अगर आपको टाइटल्स मिले तो ये आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई है टाइटल्स तो उन्हें आप फिर अपने पास नहीं रख सकते। नेशनल अवार्ड्स हो गए जैसे कि पद्मश्री, भारत रत्न हो गया, ये सब आप रख सकते हैं, इनका टाइटल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी फॉरेन कंट्री से अगर आपको कोई टाइटल मिल रहा है तो उसे आप विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट उसे ना उस अवार्ड को एक्सेप्ट कर सकते हो, ना उस टाइटल को आप अपने पास रख सकते हो। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। और इसी में 3 और 4 भी अगर देखे तो नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नहीं है इंडिया का, while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state। ठीक है, अगर वो इंडिया के अंदर किसी
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट में एंगेज्ड है, और अगर वो किसी बाहर से, कहीं बाहर से अगर अवार्ड या नेम या टाइटल अडॉप्ट करना चाहता है तो विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट वो नहीं कर सकता। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अंडर और फॉरेन स्टेट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं रिसेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर को काफी सारे फॉरेन देश वाले जो है अवार्ड्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो सारे ही अंडर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें आर्टिकल 18 याद रखना है। हालांकि अगर इसके रूट्स हमें देखने हैं तो कहाँ देखने मिलते हैं पता है? जो प्रिवी काउंसिल वाली जो बात थी ना, हिस्टोरिकल अंडर ओपिनियंस में, या बेसिकली हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि राजा रजवाड़ो जब थे, जब इनको एकत्रित करना था यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड होने के लिए, तो उन्हें सारे तो ऐसे नहीं थे कि सारे देशभक्ति में आके मान गए कि ठीक है हम अपने राज्य जो है रजवाड़ा है उसे भी हम सरेंडर करते हैं। काफी काफी चीजें देनी भी पड़ी। जैसे कि कई राजाओं को ये कहा गया कि ठीक है आप अपना टाइटल रख सकते हो अपने पास, आप अपना रजवाड़ा हमें दीजिए, टाइटल अपने पास रखिए, आप यहाँ के राजा रहेंगे, आप यहाँ के बहादुर रहेंगे। ठीक है, हालांकि इसको भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आके फाइनली ये कह दिया कि किसी भी टाइप का टाइटल अनटिल अनलेस नेशनल अवार्ड वगैरह है या मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल आपके पास है, उसके अलावा कोई भी आप नहीं रख सकते। इसी को हम कहते हैं अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। ठीक है, ये हम सब मॉडर्निज्म में पढ़ते हैं, यहाँ पे एज अ फैक्ट हमें याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे तक सब कुछ समझ में आया होगा। आज हमने क्या देखा? आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इक्वालिटी वाले जो थे आर्टिकल्स वो सारे हमने कवर कर लिए। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वे बिगिन फ्रॉम आर्टिकल 19 जो अपने आप में काफी बड़ा है, राइट टू फ्रीडम वाला है। काफी सारे फ्रीडम उसके डिस्कस किए गए हैं, काफी सारे एक्सेप्शंस है वो भी हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होके आइएगा इसी तरह के बड़े लेक्चर के लिए। सो दिस इज जतिन रावल फाइनली साइनिंग ऑफ टिल वे मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।